बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। ट्रंप महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में 197 के मुकाबले 232 वोट पड़े हैं। इतना ही नहीं, 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट डाला है। महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के लिए 218 वोटों की जरूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग चलेगा। पिछले हफ्ते ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका की संसद में हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। उसी के बाद समर्थकों को उकसाने के आरोप में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जो आज वहां के सदन में पास हो गया। अब इस प्रस्ताव पर ऊपरी सदन में बहस होगी। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा और महाभियोग की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो इसमें लंबा वक्त लगेगा। ट्रंप अपना 1 हफ्ते का बचा हुआ कार्यकाल तो पूरा कर ही लेंगे। On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. इस बीच ट्रंप ने एक बयान जारी कर पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पर वो कुछ नहीं बोले। Violence and vandalism have absolutely no place in our country. And no place in our movement. समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप से घिरे डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर के बाद अब यूट्यूब ने भी बड़ा झटका दे दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि यूट्यूब ने आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चैनल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। यही नहीं, यूट्यूब ने ट्रंप के चैनल के कुछ वीडियो डिलीट करने के साथ उन्हें चेतावनी भी दी। इससे पहले ट्विटर ने अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के बाद ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम भी उन पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि ट्रंप सोशल मीडिया कंपनियों के इस कदम को बोलने की आज़ादी पर हमला बताते हुए गलत ठहरा चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की वजह से सैकड़ों फैक्ट्री मालिक परेशान हैं, जिनका काम किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही चौपट है और वो आंदोलन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी ऐसी ही जगहों में से एक है, जहां करीब 1800 फैक्ट्री हैं, जिनमें ज्यादातर एक्सपोर्ट पर निर्भर है। इन फैक्ट्रियों में आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कामकाज ठप है। सैकड़ों फैक्ट्री ठप होने से अब तक सैकड़ों करोड़ों के नुकसान का भी अनुमान है और फैक्ट्री में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। लॉकडाउन के दौरान महीनों बंद रहे कारखानों के लिए ये दौर उससे भी ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। केवल सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं, बल्कि हरियाणा और दिल्ली में कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिनमें किसान आंदोलन की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गारमेंट लेबल फैक्ट्री में और इस फैक्ट्री में अगर हम बात करें तो जो शर्ट और जो पैंट जीन्स वगैरह हम पहनते हैं, जो कंपनियों का जो लेबल लगा होता है, वो लेबल यहाँ पर तैयार होता है। और ये देखिए, हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन मशीनों को आज से तकरीबन मैं बात करूँ तो 50 दिन पहले ये मशीनें रेगुलर यहाँ पर चल रही थी। लेकिन इस फैक्ट्री के ओनर से जब मेरी बात हुई है, जो मालिक से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि रोज़ाना 10 से 15 मिनट के लिए अपने मशीनों को एक बार चालू जरूर करते हैं, चलाते जरूर है, ताकि ये रनिंग में रहे। देखिए, कभी यहाँ पर आज से 50 दिन पहले यहीं पर खड़े होके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे, इस मशीन को चलाते थे। लेकिन आज के तारीख में जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, किसान आंदोलन, वो भी 50 दिन उसके पूरे हो गए हैं। उसके वजह से जो मजदूर हैं वो इन फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और ये जो फैक्ट्री मालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि इस फैक्ट्री के मालिक हैं और इनका कहना है कि करोड़ों रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, 50 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन में, किस तरीके से इस 50 दिन को आप लोगों ने गुजारा है? कितने कर्मचारी यहाँ पर आ पा रहे हैं? किस तरीके से नुकसान हुआ? कितने का नुकसान हुआ? करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है जी। और कम से कम हमारा लेबर का जो कॉस्टिंग का जो हमारा नुकसान हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा रॉ मटेरियल अंदर नहीं आ पा रहा है। जो हमारा लेबर की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके अलावा जो हमारा
गुड्स फिर भी तैयार हो रहा है, वो हमारा बाहर नहीं जा पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो सर कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, यहाँ फर्श पर इतने ज़्यादा कपड़े हैं। यहाँ पर रोज़ाना कितने इस फैक्ट्री में कर्मचारी काम करते थे, कितने यहाँ पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि देख पा रहा हूँ 2 ही 4 हैं। हमारे पास जो है जी अभी मुश्किल से 30 से 40% लेबर ही पहुँच पा रही है। हम लोग भी दूर से आते हैं, हमें भी 1-1 घंटे 1.5 घंटे हो जाते हैं यहाँ पहुँचने में। जो नुकसान है वो तो है ही है, रास्ते नहीं मिलते आने के लिए, 2-2, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर दूर से घूम घूम के आना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल आना होता है 4-4 घंटे गाड़ी फंसी होती है जामों में, उसके बाद किसी तरह से कहीं भी जाके दिन में एक आधी गाड़ी पहुंच पाती है यहाँ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की एक और सुरंग वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई करीब 100 मीटर लंबी सुरंग मिली है, जिसे आतंकियों की घुसपैठ के लिए बनाया गया था ताकि आतंकवादी इसके रास्ते भारत में दाखिल होकर बड़ी घटना को अंजाम दे सके। लेकिन पाकिस्तान की इस सुरंग वाली साजिश पर सीमा पर तैनात जवानों ने पानी फेर दिया। हीरानगर सेक्टर में जो टनल मिली है, मैं इस समय इस टनल के भीतर हूं। लगभग 150 मीटर लंबी टनल है और 25 से 30 फुट इसकी गहराई बताई जा रही है। सुरंग का पता चलते ही पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। जांच की गई तो सुरंग के अंदर से पाकिस्तान के कराची में बनी सीमेंट की बोरियां भी बरामद हुई। इस दौरान जब न्यूज़ 18 की टीम ने सुरक्षा बल के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सीमा से लगे इलाकों में इसी तरह की कई सुरंगें मिल चुकी हैं। कि पहले भी 2-3 टनल्स हमने ढूंढी हैं और ये एक और टनल है। ये करीब 9-10 टनल्स हमने अभी तक ढूंढ निकाली है। यही नहीं, इस इलाके में आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत की तरफ से एक बांध भी बनाया जा रहा है, जिसका काम रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अक्सर फायरिंग की जाती है। बड़ी फायरिंग आती है, मोटार के गोले आते हैं सर, आसपास मोटार। देखो ये भी स्नाइपर का फायर आया सर। जिस जगह पर सुरंग का पता चला वो इलाका सीमा के बेहद नजदीक है। यही वजह रही कि सुरंग वाली जगह पर मीडिया के लोगों को भी सुरक्षा बल की बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया गया। यूरोप के देश स्वीडन में भारी बर्फबारी और तूफान ने वहां के लोगों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कई इलाकों का तापमान माइनस में जाने की वजह से वहां के लोग लंबे वक्त से अपने घरों में कैद हैं। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से उन लोगों का घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया। असल में पहले तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों की बिजली कट गई और फिर बर्फबारी ने चुनौती दोगुनी कर दी। वहां की सरकार ने भी इन हालात से निपटने के लिए बर्फ हटाने वाली कई मशीनें सड़कों पर उतार दी। कुछ इलाकों में तो बर्फ की 4 फीट तक मोटी परत जमी नजर आई। वहां की सड़कें, रेल लाइन और सभी मकान बर्फ से दबे नजर आए। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से वहां के करीब 3000 घरों की बिजली कट गई और इन्हीं हालात में बिजली की समस्या को दूर करना भी वहां की सरकार के लिए चुनौती बन गई। पटना के पुनाइचक इलाके में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया। एक दिन पहले कुछ बदमाशों ने ऑफिस से लौटते वक्त उनके घर के बाहर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद से उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना से उनका शव उनके गांव छपरा भेजा गया, जहां परिवार के सदस्यों के साथ ही पूरे गांव में मातम पसर गया। रुपेश सिंह की पत्नी और उनके पिता की हालत देखकर वहां मौजूद कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। पटना में इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रुपेश कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ लौटते दिखाई दिए। पास के अपार्टमेंट से सीसीटीवी बरामद हुए हैं, उसमें 2 लोग दिखे हैं मोटरसाइकिल से जाते हुए। ऐसे में पटना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि हत्या से 2 दिन पहले ही रुपेश सिंह और उनके परिवार गोवा से घूमकर लौटा था। जिस गाड़ी में उनकी हत्या हुई थी उसे थाने ले जाया गया ताकि उसके जरिए जांच टीम को कुछ सुराग मिल सकें और बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि राजधानी में सरेआम हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। यही वजह रही कि इस मामले की जांच के लिए सिटी एसपी की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 5 पुलिस अधिकारी शामिल किए गए। वहीं सीसीटीवी में दिखे मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की तलाश के लिए कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा रुपेश कुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की भी जांच शुरू कर दी गई और उस आदमी से भी पूछताछ की गई जिससे आखिरी बार उनकी बातचीत हुई थी। जो भी आवश्यक निर्देश हैं माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द होगी।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने आए किसानों के साथ आई कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का मुद्दा ही उठाया। हद तो तब हो गई जब लोहड़ी मनाने पहुंची महिलाओं ने पीएम के विरोध में ऐसा गीत गाना शुरू कर दिया जिसके शब्द शर्मिंदा करने वाले थे। बात देश के प्रधानमंत्री की थी, लिहाजा कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना की। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में ममता सरकार के एक मंत्री हाथ में लाठी लेकर लोगों से गुत्थम गुत्था होने लगे। बवाल तब शुरू हुआ जब मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ एक प्रदर्शन बुलाया, लेकिन थोड़ी ही देर में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भीड़ को लाठी से हाँकते हुए दिखे। हर तरफ अफरा तफरी मची रही और भीड़ को संभालने के लिए मंत्री के सामने लठ चलाने की नौबत आ गई। हालांकि उनके लाठी चलाने का कोई असर होता हुआ दिखा नहीं। न तो भीड़ ही छटी, न ही हंगामा बंद हुआ। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रदर्शन की वजह से शहर की एक अहम सड़क पर ट्रैफिक जैम लग गया। परेशान लोगों ने हार मानने के बजाय जैम लगाने वालों को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। देखते ही देखते सड़क पर जंग का माहौल बन गया, धक्का मुक्की बढ़ने लगी। हालात बिगड़े तो मंत्री एक हाथ में लाठी लेकर लोगों को दूर करने निकल पड़े। टीएमसी नेता के इसी प्रदर्शन की वजह से वैक्सीन ले जा रहा एक ट्रक भी काफी देर तक फंसा रहा। जब रास्ता नहीं खुला तो दूसरे रास्ते से वैक्सीन के ट्रक को बांकुड़ा रवाना किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से पहले जवानों ने रिहर्सल की। 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से पहले दिल्ली कैंट में जवानों ने रिहर्सल की। पहाड़ों से चलने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में तो पारा 3 डिग्री के करीब पहुंच गया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं विजिबिलिटी भी कम है। लेकिन सर्दी के सितम से राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट थोड़ी बहुत और दर्ज की जा सकती है, तो ऐसे में ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया ने आखिरी टेस्ट से पहले ब्रिस्बेन में अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और कुलदीप यादव समेत कई खिलाड़ी मैदान में नजर आए। हालांकि फिट न होने की वजह से बुमराह और मयंक अग्रवाल के खेलने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई में शनिवार को 3 जगहों पर दोबारा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पूरी तैयारी होने का दावा किया। 15 तारीख को भी हम थोड़ा सा एक छोटा 3 जगह में प्लेस में करने वाले हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में टीएमसी के पूर्व सांसद और कारोबारी केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस पर टीएमसी ने बयान जारी किया और बताया कि केडी सिंह अब पार्टी का हिस्सा नहीं है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक हादसे के बाद लोगों में टमाटरों को लूटने की होड़ मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टमाटरों से भरा एक छोटा ट्रक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकराकर पलट गया और उसमें रखे सारे टमाटर सड़क पर बिखर गए। सड़क पर गिरे टमाटरों को देख वहां पास के रहने वाले लोगों को लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन टमाटरों के आगे किसी ने उनकी परवाह नहीं की। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी सड़क पर बिखरे टमाटरों पर टूट पड़े। कोई थैले भरकर टमाटर ले गया तो किसी ने बर्तनों में अपनी जरूरत के हिसाब से टमाटर रखे। जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची तब तक टमाटरों की लूट चलती रही। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 फंसे हुए थे, जिसमें पुलिस पार्टी गई वहां पर, तत्काल ग्रामीणों को मदद से उसको हाथ को निकाला गया। बताया गया कि कुछ ही देर में वहां सड़क पर बिखरे सारे टमाटर इलाके के लोगों ने साफ कर दिए। जापान में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी अब तक तो लोगों का जीना ही दुश्वार कर रही थी, लेकिन अब वो उनका काल साबित हो रही है। बर्फीले तूफान की वजह से वहां करीब 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा घायल।
महज 1 महीने में वहां तीसरी बार खतरनाक बर्फीले तूफान ने 6 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिरा दी, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में जिंदगी भी जमकर रह गई। कुछ इलाकों में तो सड़क पर बर्फ का 11 फीट तक ऊंचा ढेर जमा है। जापान के निगाता प्रांत से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें चीजें बर्फ से ढकी नहीं बल्कि बर्फ के ढेर में गायब नजर आईं। इतनी बर्फ गिरी कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो उसमें गुम हो गई। वीडियो देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वहां कारें खड़ी थीं, क्योंकि वो तो इग्लू बनी नजर आई। सड़क किनारे चलने की भी जगह नहीं बची। बर्फ के जिद्दी ढेर को हटाने के कमर तोड़ काम ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए। आसमान से सफेद आफत ऐसी बरसी कि उसके आगे आधुनिक उपकरण भी फेल नजर आए। बर्फ काटने के लिए बनी मशीनें उसके विशाल ढेर के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसी दिखी। हालांकि कुछ लोगों ने इस मुसीबत में भी मस्ती करने का मौका ढूंढ ही लिया। हालांकि इतना तांडव करने के बाद भी मौसम जापान पर रहम खाने को तैयार नहीं है। वहां बर्फबारी पूरे शबाब पर होती नजर आई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रशासन ने बस स्टैंड के सामने बनाई गई कई अवैध दुकानों को गिराने की कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया, क्योंकि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बुलाई गई और फिर एक एक कर सभी अवैध निर्माण गिरा दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान वहां किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में तकरीबन 6 से अधिक जेसीबी इस समय मौके पर चल रही हैं, जिन्होंने यहां पर पूरा अतिक्रमण जो था ये सब हटा दिया। बताया गया कि पिछले कई साल से वहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपनी दुकानें बनाई थी और 5 साल पहले प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। प्रशासन के नोटिस पर भी जब लोगों ने अवैध कब्जे को खाली नहीं किया तो फिर उन दुकानों को गिरा दिया गया। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले चीन की कोरोना वैक्सीन भी उसके सामान की तरह फिसड्डी साबित हुई। News18.com की रिपोर्ट है कि ब्राजील में चीन की वैक्सीन का जो डेटा जारी किया गया उसमें वो सिर्फ 50% ही कारगर पाई गई। इससे पहले चीन ने अपनी वैक्सीन के लिए बड़े बड़े दावे करते हुए उसे हल्के लक्षण वाले मरीजों पर 78% जबकि गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर 100% कारगर बताया था। लेकिन जब ब्राजील में इसी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा जारी किया गया तो चीन की पोल खुल गई। यानी अभी तक कोरोना के जितने भी टीकों को इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है उनमें चीन की वैक्सीन सबसे पीछे है। हालांकि चीन पहले ही दुनिया के कई देशों को अपनी कोरोना वैक्सीन बेचने के लिए समझौते कर चुका है और इसी बहाने वो अपनी इमेज भी चमकाना चाहता है। लेकिन नए आंकड़ों के सामने आने के बाद चीन की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को भी करारा झटका लगा है। राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद सुबह से जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। मकर संक्रांति से शुरू होकर 44 दिन तक चलने वाले इस अभियान में हजारों कार्यकर्ता देश भर में लोगों से जुड़ेंगे। टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले गजेंद्र सिंह चौहान भी इस अभियान का हिस्सा होंगे। 40 लाख कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ेंगे। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। बेंगलुरु में राज्यपाल ने 7 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। इसी के साथ राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए जिले के डीएम और एसपी को हटा दिया। टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना भी हार के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफायर मुकाबले से बाहर हो गईं, जिससे उनका ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने का सपना टूट गया। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच गई। कोरोना का खात्मा करने वाली वैक्सीन मुंबई पहुंच चुकी है और हम ठीक उसी वैक्सीन सेंटर के सामने खड़े हैं। पहली खेप में वैक्सीन की 1,39,000 डोज भेजी गई, जिसे परेल इलाके में मौजूद एक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। कोरोना का खात्मा करने के लिए एक कोविशील्ड संजीवनी बन के आई है। टीका लगाने के अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 1,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक शहर में एक ही प्रकार की वैक्सीन दी जाए, ताकि पहला अगर डोज आप जिस वैक्सीन का लेते हो तो दूसरा डोज भी आपको उसी वैक्सीन का लेना जरूरी रहता है।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह वो पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। 10 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज समीर खान को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उधर बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की है। समीर खान ड्रग कंज्यूम करता है या फिर सिर्फ लेन देन है उसके इसमें वो अभी और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो आपको चार्जेस पता चल जाएगा। सर किसी और को बांद्रा में से डिटेन किया गया है? नहीं, अभी नहीं है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, उनके दामाद ड्रग कार्टेल ड्रग लॉर्ड समीर खान, उनकी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अभी गिरफ्तारी की है। नवाब मलिक जी का मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक नदी में मुगल काल के सिक्कों की तलाश में एक पूरा गांव जुट गया। 10 दिन पहले वहां के लोगों में एक अफवाह फैली कि नदी में एक आदमी को 8 से 10 सोने के सिक्के मिले। फिर क्या था, पूरा गांव उस नदी में सोने के सिक्कों की तलाश में कूद पड़ा। गांव की महिलाएं हों या फिर बूढ़े, बच्चे, जवान, कोई भी पीछे नहीं रहा। अफवाह उड़ते ही सभी ने नदी को हर तरफ से खोदना शुरू कर दिया। अपना काम धंधा छोड़कर सभी सिक्कों की तलाश में लग गए। इनको 8 से 10 दिन यहाँ पर हो गए हैं। प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो प्रशासन ने ये बताया कि ये सिर्फ अफवाह है। कई दिन बीत गए लेकिन किसी को भी अब तक इस नदी से सोने का एक भी सिक्का नहीं मिला। हाँ, कुछ लोगों के हाथ कुछ पुराने सिक्के जरूर लगे, लेकिन ये वो नहीं थे जिनके लिए ये लोग इतने दिनों से पसीना बहा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रक्षा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तेजस विमान खरीदने को मंजूरी दे दी, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूती मिलेगी। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी, जिसमें 10 तेजस MK1 ट्रेनिंग विमान होंगे और 73 हल्के लड़ाकू विमान MK-A1 शामिल है। तेजस के आने से भारतीय फौज की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरी तरह भारत में बना तेजस बेहद मुश्किल हालात में फौज के काम आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि कैबिनेट के फैसले से हमारे सशस्त्र बल की क्षमता में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूती मिलेगी। हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए सेना ने कई छोटे हथियार और जंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाए हैं। इनमें फौजियों के पहनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर मशीन पिस्टल तक शामिल है, जो न केवल सेना की ज़रूरतों को पूरा करेंगी बल्कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भी कम करेंगे। उपकरण आमतौर पर 8 से 10 किलो वजन वाली जैकेट की जगह लेने के लिए सेना ने करीब 2.5 किलो वजन वाली जैकेट बनाई है, जो हर तरह की गोली से जवान को बचा लेगी। खास तरह के जूते बनाए गए हैं जो बारूदी सुरंग के धमाके से भी जवानों को बचा लेंगे। बेहद हल्का हेलमेट भी बनाया गया है जो सर्दी में जवानों को गर्म रखेगा और गर्मियों में ठंडक देगा। इसके अलावा स्नाइपर गन से निकली गोली को भी झेल लेगा। 9mm पिस्टल की जगह लेने के लिए सेना ने खास मशीन पिस्टल तैयार की है जो बेहद हल्की है। ये है देश की पहली मशीन पिस्टल। 9mm गोलियां इसमें रहती हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि ये इतनी कॉम्पैक्ट है कि इसको बड़ी आसानी से कॉक किया जा सकता है, टारगेट कर सकते हैं और फायर। सेना ने ऐसे ड्रोन भी बनाए हैं जो बिना GPS के चल सकते हैं। ऐसे माइक्रोकॉप्टर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशनों में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। GPS सिस्टम नहीं है तो GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में ये काम कर सकता है। इसमें ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं जो कि ऑब्स्टिकल को अवॉइड करते हैं। स्वदेशी तकनीक पर आधारित रडार और जैमर भी बनाए गए हैं जो दुश्मन के ड्रोन को देश की धरती पर पहुंचने ही नहीं देंगे। कैमरा के थ्रू, जो कि इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर की रेंज है, उस पर आप टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी वो उपकरण हैं जो सेना की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। देश में बने होने के कारण ये भरोसेमंद भी हैं और इन्हें बनाते वक्त फौजियों की हर चुनौती का खास ध्यान रखा गया है। यही नहीं, रक्षा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी। पूरी तरह से भारत में बना तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसमें अति आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। आवाज़ की गति से भी दुगनी रफ्तार से उड़ान भरने वाले तेजस की अधिकतम रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यही नहीं, एक बार ईंधन भरने के बाद 3850 किलोमीटर तक उड़ान भरने की इसकी काबिलियत है और हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी तेजस में है। सबसे अहम बात यह कि तेजस कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने वाला लड़ाकू विमान है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी पूरी तरह माहिर है। तेजस में एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट के अलावा लेजर गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जिनके जरिए हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दागना बेहद आसान है। तेजस में आधुनिक रडार और मिसाइल जैमर भी लगाए गए हैं। हालांकि तेजस पहले से भारतीय वायुसेना के पास है, लेकिन इस बार जिन 83 विमानों का सौदा किया गया है वो तेजस का सबसे नया और ताकतवर वर्जन। भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई। कोल्ड स्टोरेज वाली गाड़ी में रखकर इसे एयरपोर्ट से राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। भारत बायोटेक द्वारा जो बनाई गई कोवैक्सीन उनकी 20,000 डोज यहां पर पहुंची। इसे जल्द ही यहां से अलग अलग वैक्सीन सेंटरों तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच 10 महीने बाद केरल में सिनेमा घर खुल गए। हालांकि अभी 50% दर्शकों को ही सिनेमा घरों में फिल्म देखने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने हरियाणा से छोड़े गए पानी में अमोनिया ज्यादा होने का दावा किया था, जिसकी वजह से अक्सर दिल्ली में पानी की किल्लत होती है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली के कारखानों से यमुना में जाने वाले कचरे की भी जांच करने का आदेश दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर हितेश गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ का चेक सौंपा। नवंबर में हितेश गुप्ता की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। मेजबान श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच सुबह टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले में इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली कोरोना की वजह से नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली के जाफराबाद में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाला जो शख्स था उसका नाम रईस अंसारी बताया जा रहा है, जो अपने घर के पास खड़ा किसी दूसरे शख्स से बात कर रहा था कि तभी गली में 2 बदमाश पहुंचे, जिनमें से एक बदमाश उससे कुछ बात करने लगा। जब तक वो कुछ समझ पाता, इससे पहले बदमाश ने गोली दाग दी। बदमाश का निशाना चूक गया और वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन फिर बदमाश ने उस पर फायरिंग की। बताया गया कि वारदात के बाद घायल रईस को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश मानकर चल रही है। तमिलनाडु के मदुरई से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म मास्टर देखने सिनेमाघर पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी। सिनेमाघरों में 50% दर्शकों को ही बैठने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि कैसे सिनेमा हॉल के बाहर कतारों में नौजवान एक दूसरे से बेहद चिपके खड़े रहे। फिल्म देखने के जोश में कई तो मुंह पर मास्क लगाना भी भूल गए। नौजवान ही नहीं, फिल्म की दीवानगी महिलाओं और बुजुर्गों पर भी बराबर दिखी। यही वजह रही कि सिनेमा हॉल के बाहर हर उम्र के लोग दिखाई दिए। उन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए बने नियमों का पालन करने पर जोर दिया। I think everybody should be very safe in theater, wearing mask. कुछ ऐसी ही तस्वीरें केरल से भी सामने आई, जहां दर्शकों का जोश सिर चढ़कर बोलता दिखा। उन्होंने एक्टर विजय की तस्वीर को माला पहनाई और जमकर नारे भी लगाए। हालांकि सिनेमाघरों के अंदर महामारी से बचाव के सभी एहतियात नजर आए और शो से पहले पूरे हॉल को केमिकल से सैनिटाइज भी किया गया। इटली की राजधानी रोम में पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों ने सरकार की अनदेखी से नाराज होकर प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से वहां के पर्यटन कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों के सामने भूखे मरने तक की नौबत आ गई है, जिसके बाद पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की ठानी और वो सड़क पर उतर आए। हाथों में झंडे, पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शनकारी वहां के एक मशहूर चौराहे पर जमा हो गए और सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। Essere ascoltati perché siamo stati dimenticati di nuovo. Se prima avevamo avuto प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी ने उनकी कमर तोड़ दी है। धंधा पानी चौपट होने से वो रास्तों पर आ गए। I sanitari che ci permettano di far viaggiare i nostri clienti, perché la gente vuol viaggiare. बताया गया कि कोरोना की वजह से इटली के पर्यटन कारोबार में 60 से 70% तक की गिरावट आई है।
गहरा रहे तनाव के बीच रूस ने एक सैन्य अभ्यास कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इससे पहले अमेरिका भी रूस और चीन को संदेश देने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर चुका है, जिसके जवाब में रूस ने भी अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसके कुछ वीडियो भी जारी किए, जिसमें उसके सैनिक समंदर के रास्ते हमले का अभ्यास करते नजर आए। कैस्पियन सागर के करीब हुए इस अभ्यास में खास तरह के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये टैंक जमीन के साथ पानी पर भी चल सकते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए रूसी सैनिक समंदर से जमीन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। किनारे पहुंचने के बाद ये जवान गोलियां चलाते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगे। बर्फीले मैदानों में भी जंग लड़ने की तैयारियां परखी गईं। इस दौरान अभ्यास में शामिल टैंक और जवान दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इस अभ्यास में रूस के हेलीकॉप्टर और जंगी जहाजों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा जवानों और सैनिक साजो सामान को तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया। देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली। देश में वैक्सीन लगाने की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यों में जहां वैक्सीन स्टोरेज है, वहां से आज वैक्सीन को जिलों तक भेजा जाएगा। जिला स्तर पर अस्पतालों या कोल्ड चैम्बर में वैक्सीन रखी जाएगी और जहां पर चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, वहां 16 जनवरी की सुबह वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर स्वास्थ्य मंत्रालय में बने कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। वैक्सीन के अभियान में सबसे बड़ी भूमिका कोविन पोर्टल की रहेगी। इस पर डेटा अपलोड होता है, जिसको टीकाकरण की लिस्ट में रखा गया है और उसको SMS के जरिए तारीख और समय बताया जाएगा। लेकिन कोविन पोर्टल पर अभी शुरुआती 3 करोड़ लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनको पहले चरण में टीका लगाया जाना है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए भड़काने की साजिश रची है, जिसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 1000 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई, जिनके जरिए भड़काऊ वीडियो और युवाओं को भड़काने वाली बातें की गई, ताकि घाटी का माहौल बिगाड़ा जा सके। खबर है कि इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की IT सेल ने तैयार किया है, जिनकी लिस्ट बना ली गई है और अब इन पर लगाम लगाने की तैयारी। मकर संक्रांति के मौके पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। उन्होंने प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी और कोरोना नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम मकर संक्रांति के इस आयोजन के साथ सहभागी बने, इस आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना से देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने और सफलतापूर्वक इस आयोजन को संपन्न करने में हमें तभी सफलता प्राप्त होगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत पोंगल के मौके पर चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और गाय को चारा खिलाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बाघिनों के बीच भिड़ंत हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बताया गया कि इलाके पर कब्जा जमाने की जंग उनके बीच पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनका आमना सामना जमीन के बजाय पानी में हुआ और फिर दोनों एक दूसरे को मारने पर तुल गईं। इसी बीच एक बाघिन ने दूसरी को पानी में डुबो दिया। उसे पानी में डुबोने के बाद वो बाघिन उस पर थोड़ी देर तक चढ़ी रही, ताकि पानी के अंदर ही उसका काम तमाम हो जाए, लेकिन उसकी ये चाल नाकाम रही और दूसरी बाघिन ने जोरदार पलटवार किया। उसके इस हमले ने लड़ाई को खत्म कर दिया और दोनों अपने अपने रास्ते चली गईं। बिहार में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। आरोप है कि पहले 4 लोगों ने मिलकर नाबालिग का गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से उसे जलाकर मार डाला। ये घटना 3 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड संगठन में अपनी अनदेखी पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। नेपाल के विदेश मंत्री आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर आएंगे। खबर है कि इस दौरान नेपाल के नए नक्शे पर भी चर्चा होगी, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपनी जमीन बताया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने चिकन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दिल्ली में चिकन की दुकानें और रेस्टोरेंट में भी चिकन खाने पर रोक रहेगी। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिल्ली के तीनों निगमों ने ये कदम उठाया है। दिल्ली में अगले आदेश तक चिकन की बिक्री और पैकेजिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इसके साथ ही रेस्टोरेंट में भी चिकन खाने में नहीं परोसा जाएगा। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू होने वाले आरएसएस के चंदा अभियान के विरोध में मुहिम शुरू कर दी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग मकर संक्रांति से देश भर में घर घर जाकर राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस अभियान का विरोध किया और आरएसएस और वीएचपी की मुहिम के विरोध में जागरूकता अभियान चलाया। भोपाल में कांग्रेस की इस मुहिम की अगुवाई पार्टी नेता पीसी शर्मा ने की, जिन्होंने लोगों के बीच जाने से पहले अपने समर्थकों के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन किए। वहां से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राम और सीता के नाम पर जयकारे लगाए और बाजार में पर्चे बांटने निकल पड़े। कांग्रेस के लोगों ने बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों को जो पर्चे बांटे उन पर राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट नंबर भी छपाया, ताकि जिसे भी पैसे देने हो वो सीधा उसमें पैसे डाले। इन पर्चों पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर भी छापी गई, क्योंकि कांग्रेस ये दावा करती आई है कि राम मंदिर राजीव गांधी का सपना था। यानी कि उसने इन पर्चों के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहला, जनता के सामने खुद को राम मंदिर के पक्ष में दिखाना और दूसरा, लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि वो मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस या वीएचपी के कार्यकर्ताओं को चंदा न दें। इन सब को न दें, सीधा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट में जाना चाहिए। वहीं विरोध के बीच आरएसएस के लोग अपने अभियान को कामयाब बनाने की तैयारी में जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के औरैया में तो चंदा अभियान शुरू करने से पहले आरएसएस ने एक रैली भी निकाली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कांग्रेस और लेफ्ट से साथ मांगा, जिसके बाद बीजेपी ने उनको घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि उसका बंगाल में कोई जनाधार नहीं बचा है। साथ ही बीजेपी ने चुनौती दी कि सभी आ जाएं तो भी बीजेपी उन्हें अकेले हराएगी। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. जब चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं, और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन के पहुंचने के बाद अब दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में इसे लगाने की तैयारियां भी तेज हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों में खास तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी से भी इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यहां 16 जनवरी को 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए अस्पताल में ही अलग से वैक्सीन सेंटर बनाया गया। वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा गया। रूम बनाया गया है जहां पर 16 तारीख को जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अस्पताल में 4000 स्वास्थ्य कर्मी हैं और पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद उनकी संख्या बढ़ाकर रोजाना 200 से 300 कर दी जाएगी। जिसका हम वेट कर रहे थे पिछले 9-10 महीनों से, वो अब 16 तारीख को एक सपने की तरह साकार होने जा रहा है।
कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में सबसे अहम अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को टीका लगाने के अभियान की आधिकारिक रूप से शुरुआत करेंगे, जिसके तहत देश भर में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दौर में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देश के कुछ अस्पतालों को भी इस कार्यक्रम के दौरान जोड़ा जाएगा और वो कुछ स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी करेंगे। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए ही टीका लगवाने के लिए लोग संपर्क कर पाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे 1 साल से समूचा देश कर रहा था और देश के लिए ये भी गर्व की बात है कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने देश को कोरोना से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें ही सबसे पहले कोरोना का टीका दिया जाएगा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।